हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है आप लोगों के। हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने पढ़ लिए हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का जो गठन है, गठन को हमने काफ़ी सारे पार्ट में पढ़ा है। और अभी हमारी जो फिजियोग्राफी इसकी सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कहाँ पर है, उसके बाद फिर अपन इसका क्लासिफिकेशन देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए, हमारा ये मध्य प्रदेश है, प्यारा सा आपका ये भारत मध्य प्रदेश है, और भारत हमारा हमेशा प्यारा है ही। तो इस एमपी को अगर अपन मोटा मोटा एक बार डिवाइड करने की कोशिश करें, क्लासीफाइड करने की कोशिश करें, तो ये इसके कुछ हिस्से हैं। आज हम लोग बात करेंगे ये जो सबसे नीचे वाला रीजन है, इसे हम लोग जानते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी के नाम से। ये हमारा जो पार्ट है, हम इसको कवर करने वाले हैं, इसी वाले को। यही आपका जाना जाता है सतपुड़ा मेकल रेंज के नाम से। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अगर ऊपर अपन बातचीत करते हैं सतपुड़ा मेकल रेंज की, तो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कि नर्मदा रिफ्ट वैली है। ठीक है, ऊपर हमें नर्मदा रिफ्ट वैली दिखाई देता है। और इधर मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करता हूँ तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का पठार आप लोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का पठारी वाला में देखने को मिलता है। इधर हम लोग बात कर देते हैं, ये हमारा गुजरात है। ये गुजरात वाला रीजन आपको देखने को मिल जाता है। और दक्षिण में हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा जो महाराष्ट्र है। तो इसकी जो सिचुएशन है, किस किस के बीच में ये लोकेटेड है, ये तो बहुत आप आसानी समझ सकते हैं कि इसके ऊपर हमें देखने को मिलता है नर्मदा भ्रंश घाटी। दक्षिण में हमें देखने को मिलता है पूरा महाराष्ट्र का पठार। इधर काफ़ी सारे पठार हैं। बेसिकली जब अपन सतपुड़ा मेकल रेंज की यहाँ पर बातचीत करते हैं तो छोटे छोटे काफ़ी सारे पठारों से मिलकर बना हुआ है। सर, छोटे छोटे काफ़ी सारी पठारों की मतलब क्या है। जैसे देखिए, यहाँ आपको बालाघाट का पठार देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो बड़वानी है, इस बड़वानी का पठार देखने को मिलेगा। इस रीजन में हम जो हमारा खंडवा खरगोन वाले रीजन है, ये खंडवा खरगोन देखने को मिलेगा। आपको बुरहानपुर का पठार देखने को मिल जाएगा। सिवनी का पठार आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ बहुत सारे पठार हैं। मतलब इधर से लेके इधर तक हम लोग आगे तक जाते हैं तो सारे के सारे क्या पठारी हैं। तो इसीलिए नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में जो आपके पास महाराष्ट्र है, इसके उत्तर में, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में और गुजरात के पूर्व में लोकेटेड है। और इसे हम लोग जानते हैं सतपुड़ा मेकल रेंज के नाम से। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। चलिए, आप इसकी अवस्थिति समझ गए हैं, कहाँ पर ये अवस्थित है। अपन इसकी थोड़ी सी लोकेशन और देख ही लेते हैं इसी टाइम पर, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए अगर हम लोकेशन के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए, लोकेशन के हमेशा दो हिस्से होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक, हमें इसका अक्षांश देखना पड़ता है कि अक्षांशीय स्थिति क्या है। और जैसा कि आप सबको पता है कि समय और तिथि के निर्धारण के लिए हमने कुछ काल्पनिक लाइनें मानी हुई हैं। इस अक्षांशीय लाइन की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं। इसमें दो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे नीचे है ना, सबसे नीचे वाली लाइन, और इसको अपन जानते हैं किसके नाम से, 21 डिग्री के नाम से। तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर 21 डिग्री देखने को मिलेगा। 21 डिग्री और 6 मिनट की अपन यहाँ पर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ऊपर वाली जो लाइन है, ये आपको 23 डिग्री देखने को मिल जाती है। 23 डिग्री बेटा, इधर भी नॉर्थ लैटिट्यूड आएगा और इधर भी नॉर्थ लैटिट्यूड आएगा, क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत का ही हिस्सा है हमारा मध्य प्रदेश। तो इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है, लोकेशन 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 23 डिग्री है ना, पूरे मध्य प्रदेश के बेटा के पास क्या है, ये 26 तक पहुंच जाती है, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा 23 डिग्री नॉर्थ तक हमें देखने को मिलता है। अब अगर मैं इसकी देशांतरीय स्थिति के बारे में बातचीत करूं, तो देशांतरीय स्थिति वही है आपके पास जो पूरे एमपी की है। मतलब क्या है, देखो, जो खड़ी वाली लाइन होती है ना, इन खड़ी वाली लाइनों को हम देशांतरों के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और लास्ट तक हमारे पास ये जो लाइन जाती है, अगर मैं इसके बारे में आपसे यहाँ पर बातचीत करूँ, ये वाली आपके पास जो लाइन है, ये लगभग आपको देखने को मिलती है कि ये देखिए, यहाँ हमें 64 डिग्री देखने को मिल जाएगा। अगर देशांतरीय आपसे बातचीट करे कोई, तो ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, दो देखने को मिलेंगे। एक तो 74 डिग्री हमें देखने को मिल जाएगा। 74 डिग्री से लेकर यहाँ 82 तक हमें देखने को मिलता है। 82-48 देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि 74 डिग्री से लेकर 82 तक हमारा ये देखने को मिल जाता है सतपुड़ा मेकल रेंज। तो ये 3-4 बातें आपको यहाँ पर क्लियर है। ये सिचुएटेड किस किस के बीच में है,
इसकी अवस्थिति क्या है? अक्षांशीय स्थिति आपके पास ये वाली है, आप 21/6 से लेके 23 नॉर्थ, और ये आपको 74 से लेके 82-48 यहाँ ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। इसे अपन जानते हैं किसके नाम से? लॉन्गिट्यूड के नाम से। ये आप लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर जब भी मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करता हूँ इस वाले रीजन में, ये हमारे मध्य प्रदेश का देखिए 11% जो भाग है, 11% जो भाग है, यही लेके चलता है हमारा सतपुड़ा मेकल रेंज। और यहाँ देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। काफ़ी सारी चीज़ों का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा आपके पास पठारी है, ठीक है, पूरा पठारी भाग है। दक्षिणी भाग है मध्य प्रदेश का, ये आप लोग समझ सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, दक्षिणी भाग है। और दक्षिणी भाग है मतलब कहीं ना कहीं जो समुद्र है ये समुद्र से के पास में है, मतलब ये जो ओशियन हमारे हैं, अरब सागर की बात करें या बे ऑफ बंगाल की बात करें, तो समुद्र यहाँ पर काफ़ी पास में पाए जाते हैं। और समुद्रों की आपके पास जो स्थिति है या समुद्री दूरी कम होने के कारण यहाँ जो जलवायु है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में हमें काफ़ी सारे अंतर देखने को मिलते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर जो मानसूनी टाइप का, मानसूनी जो क्लाइमेट है, ये मानसून क्लाइमेट हमें यहाँ पर क्या होता है, देखने को मिलता है। और मानसूनी क्लाइमेट को आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोस्टल क्लाइमेट है, मतलब हमारे जो तट होते हैं, ये कोस्टल जो रीजन है, वेस्टर्न घाट की आपसे यहाँ पर बातचीत करूं या ईस्टर्न घाट की आपसे यहाँ पर बातचीत करूं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कोस्टल क्लाइमेट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो दक्षिण वाला रीजन है आपको क्या होता है, यहाँ देखने को मिल जाता है। मतलब अगर मैं आपसे बातचीत करूँ जो मानसून है या क्लाइमेट है, इसके दो घटक होते हैं हमेशा। जैसे अपन टेम्परेचर के बारे में बातचीत करते हैं फर्स्ट, कि टेम्परेचर हमारा क्या है, तो इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। इधर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है, मतलब गर्मी के मौसम में ही बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। वेस्टर्न जो आपके पास दक्षिण पश्चिम वाला रीजन है, बड़वानी, ये थोड़ा सा गर्म होने लगा है आजकल ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, लेकिन फिर भी उतना गर्म हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस वाले रीजन का जो एवरेज टेम्परेचर रहता है ये आपको 30 डिग्री के आसपास, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर। और सर्दी की मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूँ तो सर्दियों में भी कोई उतना कम नहीं होता है। यहाँ जो टेम्परेचर है ये 15 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक आपको क्या रहेगा, देखने को मिल जाता है। और सेम कहानी तटों की होती है कि यहाँ का जो गर्मी और सर्दी का मौसम होता है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं है। अगर अपन रेनफॉल के बारे में बातचीत करें तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारा जो एमपी है, इस एमपी में रेनफॉल उतनी ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन जो हमारा पूरा साउथ वाला रीजन है, पूरा आपका जो दक्षिण वाला भाग है, यहाँ बारिश आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब 125 एमपी की एवरेज रेनफॉल है, इस वाले रीजन में औसत से अधिक होती है। और औसत से अधिक होने का मतलब क्या है, देखिए इधर अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, जो सतपुड़ा है, मान लीजिए हमारा क्या है, पचमढ़ी है, ये अपन ने पचमढ़ी यहाँ पर बना लिया है। और इस पचमढ़ी की जो एवरेज रेनफॉल है बेटा, ये दो डेटा मिलते हैं, 199 सेंटीमीटर, और कहीं कहीं पर जो न्यू डेटा है ये 212 सेंटीमीटर भी बता देते हैं औसत रेनफॉल। तो आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि पचमढ़ी पूरे मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, और ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, सतपुड़ा मेकल रेंज में। और बेसिकली जो सतपुड़ा रेंज है, इस सतपुड़ा रेंज में एक जगह है आपके पास, महादेव पर्वत है। सतपुड़ा आपके पास जो रेंज है, इस सतपुड़ा के महादेव पर्वत, और महादेव पर्वत में आपके पास पचमढ़ी अवस्थित है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहला क्या कि एमपी में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है ये सतपुड़ा मेकल रेंज का एक जगह है, पचमढ़ी, यहाँ देखने को मिलेगी। और एमपी का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, मध्य प्रदेश का सबसे जो ऊंचा पॉइंट है बेटा, वो धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है ये धूपगढ़ है, और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। और ये भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, पचमढ़ी में। और पचमढ़ी आपके पास कहाँ है, ये हमें देखने को मिलती है सतपुड़ा आपके पास जो पर्वत श्रृंखला है, इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। तो इतनी सारी बातें आप लोग इसके बारे में समझ पा रहे होंगे। इसकी लोकेशन आपको समझ में आ गई है, ये मैंने इसका लोकेशनल कंडीशन भी लिख दी है। फिर अपन ने इसको देखा किस किस के बीच में अवस्थित है, अपन ने समझने की कोशिश की ये सबसे दक्षिणी भाग है। और यहाँ जो आपके पास बुरहानपुर की मैं आपसे बातचीत करता हूँ, बुरहानपुर हमारा सबसे दक्षिणी जिला है। आपसे कोई पूछ सकता है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर। अब देखिए मानसूनी जलवायु है और सारे पठारी भाग है, पूरा का पूरा पठारी भाग है। तो यहाँ जो फॉरेस्ट है, वन संपदा की अपन बातचीत करते हैं, तो वन संपदा की दृष्टि से ये रिच है। मतलब इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा वन आपको देखने को मिलेंगे, घने वन देखने को मिलते हैं। और घने वन के साथ में जो सघन वन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आपको डेंसिटी देखने को मिल जाएगी, ऊंचे वन देखने को मिलते हैं, घने
और ऊंचे वन आपको देखने को मिलेंगे। लगभग सारे प्रकार के वन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो क्लाइमेट आपको समझ में आ गया है कि मानसूनी टाइप है। बेसिकली मानसूनी नहीं आया तो आप लोग इसको कोस्टल क्लाइमेट लिख सकते हैं। टेम्परेचर आपको याद रखना है, एवरेज 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है हाईएस्ट। बेटा ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। 15 डिग्री से कम इधर तापमान आपके पास आता नहीं है। रेनफॉल हमेशा 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। जैसे अपन ने पचमढ़ी के बारे में बात की, यहाँ पर 199 सेंटीमीटर। अपन जो बालाघाट है, ये बालाघाट के आसपास की यहाँ पर बातचीत करते हैं, यहाँ एवरेज 165 सेंटीमीटर ही होती है। मतलब ये जो रीजन है हमारे पास इधर वाला, अगर इसमें भी आपसे कोई बात करता है तो ईस्ट वाला जो रीजन है, ये ईस्ट वाला रीजन ये ज़्यादा बारिश प्राप्त करता है और पश्चिम वाला जो रीजन है ये कम बारिश प्राप्त करता है। ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। तो क्लाइमेट वाला पोर्शन आपके लिए थोड़ा सा क्लियर है और ये सारी बातें आपको क्या है समझ में आ गई हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीज़ों को थोड़ा सा और कि हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है, क्या देखने को नहीं मिलेगा। देखिए जो आपके पास सतपुड़ा और मेकल रेंज है, अपन इसको थोड़ा सा पारंपरिक तरीके जैसे पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग पढ़ रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये वाला जो तरीका है क्या ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर अपन एक पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे एमपी की फिजियोग्राफी के ऊपर और उसको इसी तरीके से क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए तो मैप बना लेते हैं। और जब भी अपन यहाँ पर मैप के बारे में बातचीत करते हैं, ये हमारा प्यारा सा क्या है, मध्य प्रदेश है। और इस प्यारे से मध्य प्रदेश को आपको क्या करना है, बार बार बनाना है। बार बार बनाना क्यों है, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि आप जब मेंस देने जाएंगे, मैं यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आप काफ़ी सारे बच्चे एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे यहाँ से। और जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं और डायग्राम से क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। तो अब देखो इस वाले रीजन की अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्लाइमेट हमने देख लिया है यहाँ का और इसकी लोकेशन हमने देख ली है बढ़िया तरीके से, वनों के बारे में बातचीत कर ली है। अब इस रीजन की अपन जब भी यहाँ पर बातचीत करते हैं तो बेसिकली सॉइल, इस रीजन में जो सॉइल है ये हमें 3 प्रकार की देखने को मिलती है। 3 प्रकार की सॉइल देखने को मिलती है। एक तो हमें यहाँ पर ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी इस वाले पूरे रीजन में, एक हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें मिक्स सॉइल देखने को मिलती है। मिक्स सॉइल का मतलब क्या है, बेसिकली जिसमें आपके पास रेड और आपके पास जो ब्लैक है ये सॉइल मिक्स रहती है। और एक हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो रेड और येलो सॉइल है। रेड और येलो सॉइल का मतलब क्या है, लाल पीली मिट्टी। अगर अपन इसको क्लासिफाइड करने की कोशिश करें तो ये वाला जो रीजन है इसका, पूर्वी वाला जो आपके पास रीजन है, ये इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा रेड और येलो सॉइल। थोड़ा सा यहाँ तक ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना ईस्ट वाला, यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है, रेड और येलो सॉइल हमें देखने को मिलेगा। ये ऊपर तक जाएगा यहाँ तक, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इसमें आपको रेड और येलो सॉइल देखने को मिलता है। जैसे अपन यहाँ पर बात करने लगते हैं, जो बीच वाला आपके पास पूरा रीजन आ जाता है, देखो पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भाग है, तो इधर आपको देखने को मिल जाएगा हमारे पास कौन सा, इसकी जब भी बात कर देते हैं ये आपको मिक्स सॉइल वाला पोर्शन देखने को मिलता है, मिक्स सॉइल। और ये आपके पास रेड येलो सॉइल। ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए इससे आप क्रॉप के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी फसलें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ये जो पूरा का पूरा आपके पास रीजन है, इस पूरे रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। इस पूरे रीजन में आपको खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इस रीजन के अपन यहाँ पर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, बुरहानपुर, यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, पूरे में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी और डार्क ब्लैक देखने को मिलती है। देखिए ब्लैक के भी काफ़ी सारे टाइप हैं, ब्लैक के भी काफ़ी सारे टाइप हैं। ये आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाती है। और ये वैसे भी आपके पास ब्लैक सॉइल को अपन कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं, कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं। और कॉटन सॉइल का मतलब क्या है कि इस वाले रीजन में जो कपास है, इस कपास की जो खेती है, ये कपास की खेती सर्वाधिक होती है। मतलब आपसे कोई पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो हमारे खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ये पूरा जो निमाड़ वाला रीजन है, निमाड़ आपके पास जो है ना, इस निमाड़ वाले रीजन हमें क्या होता है, कपास देखने को मिल जाता है। ये जो आपके पास बेल्ट है, ये बीच वाला जो बेल्ट है, आप इसको कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे पास जो गेहूँ और ज्वार वाला क्षेत्र है, इस गेहूं के लिए आप लोग लिख सकते हैं, या गेहूं के साथ में चना आप लोग लिख सकते हैं। गेहूं और चना का क्षेत्र आपका कहलाता है। और जैसे अपन ईस्ट की तरफ चले जाते हैं, इस वाले क्षेत्र की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, तो ये आपके पास धान और ज्वार वाला जो बेल्ट है, इस धान और ज्वार वाले बेल्ट के अंतर्गत आपको क्या होता है, देखने को मिलता है।
मतलब अपन सतपुड़ा मेकल रेंज में अगर सॉइल के बारे में बातचीत करते हैं तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉइल। ब्लैक सॉइल, काली मृदा के नाम से आप इसको यहाँ पर क्या करते हैं, जानते हैं। मिक्स सॉइल, मिश्रित मिट्टी हम लोग इसको कहते हैं। रेड येलो सॉइल, लाल पीली मृदा के नाम से आप इसको क्या करते हैं, जानते हैं। और इसी के आधार पर आपने यहाँ पर कौन कौन सी फसल होती हैं, इन फसलों के बारे में काफ़ी अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब आपके मन में बड़े सवाल चल रहे होंगे, सर यहाँ डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं। तो देखो बेटा, मोस्टली जिलों के नाम मैं आपके सामने यहाँ पर ले चुका हूँ। खंडवा की बात करें, खरगोन की बात करें, बुरहानपुर, बालाघाट, सिवनी, बड़वानी, ये जो हमारे जिले हैं ये सारे के सारे यहाँ पर आपके पास क्या है, समाहित हैं। जो भी दक्षिणी जिले हैं मध्य प्रदेश के, ये दक्षिणी जिलों को आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं। अब जिलों की बात हमने यहाँ पर कर ली है, तो देखिए इस रीजन में 3 मेजर रिवर हैं। इस रीजन में 3 मेजर रिवर हैं, 3 मेजर। कौन कौन सी? एक आप लोग याद रख सकते हैं हमारे पास तापी, जो तापी है या इसे अपन लोग जानते हैं ताप्ती के नाम से। इसके बाद आप एक यहाँ पर याद रख सकते हैं वर्धा, वर्धा नदी का आपको याद रखना है। एक आपको जो बैनगंगा नदी है, ये बैनगंगा नदी का क्या रखना है, याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि देखिए तापी रिवर आपके पास वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, ये वेस्ट वर्ड आपके पास क्या होती है, फ्लो होती है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि चंबल नदी के बाद सबसे ज़्यादा कोई सॉइल इरोजन करता है, तो यही करती है। मतलब चंबल के बाद सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन तापी नदी करती है। आप बेसिकली इसको ताप्ती के नाम से जानते हैं। बैतुल का जो मुल्ताई है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। बैतुल आपका है और बैतुल में मुल्ताई से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। पश्चिम की तरफ फ्लो होती है और जो नर्मदा रिफ्ट वैली है इसके पैरेलल फ्लो चलती है, इसके समानांतर चलती है। ये आपको थोड़ी सी बात याद रखना है। और ये आपके पास महाराष्ट्र और गुजरात में होते हुए चली जाती है, कहाँ पर आपके पास अरब सागर में जाके अपना पानी डाल देती है। एक क्वेश्चन निकलता है यहाँ से, एक क्वेश्चन निकलता है कि जो हमारा सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, ये बुरहानपुर किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है तापी के किनारे बसा हुआ है बुरहानपुर। ये बुनकरों का शहर है, बुनकरों का शहर है, मतलब कपड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारा बुरहानपुर। तो तापी नदी के किनारे पूछा जाता है ना कि ये शहर किस बैंक पर है, बहुत पूछा गया है प्रीलिम्स में। तो आप लोग बता सकते हैं कि हमारा बुरहानपुर जो है ये तापी नदी के कहाँ पर है, बैंक पर है। इसके अलावा बुरहानपुर की 1-2 खासियत और आपको याद रखनी है। इसी को अपन खानदेश के नाम से जानते हैं। इसे अपन जानते हैं किसके नाम से, खानदेश के नाम से। और यही आपके पास गेटवे ऑफ साउथ है, मतलब साउथ का जो गेट है या साउथ का जो प्रवेश द्वार है हमारा बुरहानपुर है। क्यों बुरहानपुर है? देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, पठारी भाग है, ऊंचे ऊंचे पठार हैं, घने जंगल हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दर्रा है। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये बुरहानपुर पास है। और इस बुरहानपुर पास के पास से क्या होता है, हमारे पास रास्ता गया हुआ है, हमने यहाँ पर नेशनल हाईवे डाला हुआ है। आप सोचें इधर से चले जाएं, इधर से चले जाएं, नहीं जा सकते। इतने ऊंचे नीचे भाग हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, पर्वत हैं, पठार हैं, जंगल है, बस एक ही पास है, एक ही रास्ता है। मतलब जब पहले दिल्ली में कोई शासन किया करता था तो उनकी नज़र इस बुरहानपुर पे जरूर हुआ करती थी, क्योंकि अगर आप इसको नहीं कॉन्केस्ट कर पाएंगे तो साउथ आप नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पर एक राजा आए थे, आसा नामक एक अहीर राजा आए और इन्होंने बुरहानपुर का जो मान सम्मान है इसको बहुत बढ़ाया। और इन्हीं ने एक यहाँ पर किला बनाया था जिसे अपन लोग असीरगढ़ के किले के नाम से जानते हैं। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि असीरगढ़ का जो किला है ये कहाँ देखने को मिलेगा? बेटा ये आपको बुरहानपुर में देखने को मिलता है। और बाजीराव मस्तानी मूवी याद कीजिए, यहाँ पर खानदेश की चर्चा की गई है। ये खानदेश हमारा कौन है? बुरहानपुरी है। ठीक है, ये खानदेश हमारे पास कौन सा है? बुरहानपुर है। आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो वर्धा नदी है, ये वर्धा और बैनगंगा, ये दोनों नदियां जब महाराष्ट्र में जाके मिलती हैं, वर्धा और बैनगंगा का संगम होता है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो इसको हम लोग प्राणहिता के नाम से जानते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि प्राणहिता किसे कहते हैं? वर्धा नदी और बैनगंगा नदी ये महाराष्ट्र में जाके, जो आपके पास महाराष्ट्र में नागपुर में अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, इधर जाके महाराष्ट्र में मिलेंगी और इनका संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। बैनगंगा की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बैनगंगा की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहली चीज़ तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे सिवनी की मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूँ और बालाघाट की मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूँ, पूछा जाता है बालाघाट कौन सी नदी के तट पर है, कौन सी नदी के किनारे है, सिवनी कौन सी नदी के तट पर है? तो आप लोग सिवनी और बालाघाट को बता सकते हैं ये बैनगंगा नदी के किनारे है। अब एक चीज़ याद रखना बेटा, देखिए जैसे मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूँ नर्मदा के बारे में या ताप्ती के बारे में, ये वेस्ट वर्ड हैं, ये पश्चिम की तरफ फ्लो होती हैं,
अगर अपन इनसे पश्चिमी सीमा का निर्धारण करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एक क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजन करता है कि मध्य प्रदेश की जो सदर्न बाउंड्री है, मान लीजिए कि हमें रिवर के आधार पर दक्षिणी जो बाउंड्री है या सदर्न जो सीमा है इसको फिक्स करना है, तो बैनगंगा रिवर को क्या माना जाता है, आइडियल माना जाता है। मतलब सबसे दक्षिणी नदी आपसे पूछा जाए या दक्षिणी सीमा का निर्धारण किस नदी को आधार मानकर करेंगे, तो आपको बैनगंगा के बारे में क्या करना है, बताना है। और बेसिकली बैनगंगा के साथ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट है, 1923 में हम लोगों ने नहर बनाई थी, एक बैनगंगा नहर 1923 में बैनगंगा नहर बनाई गई थी, और ये मध्य प्रदेश की पहली नहर थी। ये हमारा जो मध्य प्रदेश है इसकी प्रथम नहर है या पहली नहर है, याद रखना इस चीज़ के लिए। तो नदियों की देखो इंपॉर्टेंस काफ़ी होती है, खेती के जो कार्य हैं, कृषि कार्य में बड़ा अपन क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो इस रीजन की 3 मेजर रिवर हैं, एक अपन ताप्ती के बारे में बात करते हैं, वर्धा की बात करते हैं, बैनगंगा की बात करते हैं। इनकी काफ़ी सारी सहायक नदियाँ भी हैं, बहुत सारी नदियाँ रहेंगी, लेकिन हमें क्या करना है, इन तीनों नदियों के बारे में क्या करना है, याद रखना है। अब देखो इस वाले रीजन में पर्यटक स्थल काफ़ी सारे हैं, मतलब एक कोई जगह नहीं है। यहाँ आपको फोर्ट देखने को मिल जाएंगे, बुरहानपुर में, खंडवा में, बालाघाट में, अब पूरे जगह आपको बहुत सारे किले देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस वाले रीजन में आपको जो वो है फॉरेस्ट है, ये काफ़ी देखने को मिलता है। काफ़ी सारे हमें नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं। जैसे अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं कि हमारे पास जो कान्हा किसली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, कान्हा किसली के बारे में। कान्हा किसली हमें जो मंडला जिला है, ये मंडला और बालाघाट दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपके पास क्या है, नेशनल पार्क हैं, काफ़ी सारे किले भी हैं। तो ये तो एक एक दो लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग लिख सकते हैं कि जो पर्यटन है, पर्यटन की दृष्टि से हमारा जो सतपुड़ा मेकल रेंज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिच है। मतलब पर्यटन की अपार संभावनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है, खंडवा की हम जब भी यहाँ पर बातचीत करते हैं तो खंडवा में हम जो पुनासा है, इस पुनासा की बातचीत करते हैं। यहाँ पर हम डैम बना रहे हैं, मतलब आइलैंड क्रिएट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड। और ये आपका बेसिकली जो सिंगापुर है, जैसे सिंगापुर आप जाएंगे तो सिंगापुर में आपको काफ़ी सारे आइलैंड देखने को मिलेंगे आर्टिफिशियल, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं। मतलब पर्यटन की दृष्टि से इसको संपन्न बनाया जा रहा है। और पर्यटन की दृष्टि से संपन्न बनाने के पीछे कारण क्या है, देखिएगा, ये पूरा पठारी भाग है, और पठारी भाग के कारण यहाँ एग्रीकल्चर या कृषि उतनी संभावना नहीं है जितनी होना चाहिए। देखिए, कृषि में रिच है ऐसा नहीं है, उपजाऊ मृदा है, लेकिन पठार है, पर्वत है, तो खेती ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री लगा नहीं सकते, ज़्यादा इंडस्ट्री हम यहाँ पर लगा नहीं पाएंगे। इसीलिए एक जो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है या जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकता है, वो आपके पास क्या है, हमारा पर्यटन है। तो टूरिज्म के लिए आपके पास यहाँ पर क्या है, अपार संभावनाएं हमें देखने को मिलती हैं। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश की टूरिज्म कैपिटल है, जो हमारी पर्यटक राजधानी है, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, सतपुड़ा मेकल रेंज में आपको देखने को मिलेगी। एक और खासियत देखिए, जैसे अपन बालाघाट के बारे में बातचीत करते हैं तो बालाघाट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बालाघाट बेसिकली आपके पास जो मध्य सीजी है, ये सीजी है, और ये जो महाराष्ट्र है, इनका क्या है, जंक्शन है। और जब भी आप लोग बालाघाट के पास जाते हैं तो इधर आपको बहुत सारे मिनरल रिच है। मतलब ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, ईस्ट वाला जो बेल्ट है, पूर्वी जो बेल्ट है, ये पूरा मिनरल रिच है। अपार संभावना है यहाँ पर किसकी, मिनरल्स की। लेकिन हम उतना ज़्यादा उत्खनन नहीं कर सकते। कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ का जो फिर टूरिज्म है वो ज़्यादा इफेक्टेड होगा। लेकिन देखेंगे कौन कौन से मिनरल देखने को मिलते हैं। बेसिकली मध्य प्रदेश का जो पूरा बेल्ट है ना, बघेलखंड आपके पास, ये रीवा पन्ना का पठार, और ये ईस्ट वाला पोर्शन किसका, सतपुड़ा मेकल रेंज का, यही आपका पूरा मिनरल रिच है। ये थोड़ा सा आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो चलिए, इतनी सारी बातें आपके यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं और इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस और देखते हैं। क्या इंपॉर्टेंस देखते हैं, देखिए, अगर मैं सतपुड़ा मेकल रेंज को थोड़ा सा और क्लासिफाइड करने की कोशिश करूँ, यहाँ से थोड़े से और अपन इसका बारीकी से अध्ययन करें, तो बेसिकली आपके पास जो सतपुड़ा मेकल रेंज है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। अगर अपन इसका एक मैप बनाएं, आप इसको इस तरीके से 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास नर्मदा भ्रंश घाटी है, ये मान लेते हैं। देखिए,
जो आपके पास बुरहानपुर है, इस बुरहानपुर तक आप इसको जानते हैं किसके नाम से, राजपीपला पहाड़ी के नाम से। आप इसको जानते हैं किसके नाम से, जो राजपीपला पहाड़ी है, इस राजपीपला पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये वाला जो आपके पास रीजन है, अगर अपन इधर तक आते हैं, ये हमारा जाना जाता है सतपुड़ा के नाम से, मतलब बुरहानपुर, और बुरहानपुर के बाद से जो रीजन स्टार्ट होता है आपका ये सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी आपके पास जो भाग है ये मेकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी बेसिकली 3 पर्वत श्रृंखलाओं का क्या है, एक समूह है। एक आपको राजपीपला देखने को मिल रहा है, गुजरात से लेकर आपके पास जो बुरहानपुर वाला रीजन है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और जो मिडिल वाला पोर्शन है, बीच वाला आपके पास जो पोर्शन है, ये सतपुड़ा श्रेणी के नाम से अपन इसको जानते हैं, और जो पूर्वी भाग है आप इसे मेकल श्रेणी के नाम से जानते हैं। देखिए जो सतपुड़ा है, इसी में अगर अपन बात करते हैं होशंगाबाद, यहाँ आपके पास क्या है, अब होशंगाबाद आपका मन करेगा सर ये नर्मदा भ्रंश घाटी में जाता है। देखिए होशंगाबाद दोनों में है, नर्मदा भ्रंश घाटी में भी है और सतपुड़ा मेकल श्रेणी में है। लेकिन जिसका जो महादेव पर्वत है, इसका जो आपके पास महादेव पर्वत है, और इस महादेव पर्वत पर जहाँ पचमढ़ी है, जिसे अपन लोग सतपुड़ा की रानी कहते हैं, ये पचमढ़ी इसी में है। मतलब सतपुड़ा रेंज है, महादेव पर्वत है, और इस पर आपके पास क्या है, पचमढ़ी है। आप याद रखिएगा पचमढ़ी फेमस क्यों है, क्योंकि पर्यटक राजधानी है, पर्यटक राजधानी आप कह सकते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है, और धूपगढ़ आपके पास जो है, ये धूपगढ़ यही है। देखिए धूपगढ़ ऊंचाई के लिए तो फेमस है, 1350 ऊंचाई 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर सनसेट पॉइंट है। आपसे कोई पूछ सकता है ना कि मध्य प्रदेश का जो सनसेट पॉइंट है ये कौन सा है, हमारा धूपगढ़ है। तो आप ये याद रखेंगे, राजपीपला, सतपुड़ा और मेकल श्रेणी। और यहीं देखो आपको इसकी जो एवरेज हाइट है ये आपको 900 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा कम चौड़ा भाग है, पतला भाग है। इसकी जो एवरेज हाइट है ये हम लोग कह सकते हैं कि 1100 मीटर के आसपास देखने को मिल जाती है। और जो मेकल रेंज है ये चौड़ा पार्ट है, ये चौड़ा पार्ट है। तो यहाँ पर जो एवरेज ऊंचाई है वही हमें 700 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। मतलब अगर अपन बात करें इनमें सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ देखने को मिलेगी, तो सतपुड़ा वाले रीजन में। क्योंकि यहाँ जो महादेव पर्वत है काफ़ी ज़्यादा सकरा हो जाता है। बेसिकली ये चौड़ा है, ये सबसे सकरा है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है सबसे कम है, ये इससे ज़्यादा चौड़ा है, और ये फिर बहुत ज़्यादा चौड़ा है। आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं। ठीक है, ग्वाली टोली आपसे पूछा जा सकता है कि जो ग्वाली टोली की जो पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ी है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली बेटा देखो ये सारे के सारे पठार हैं, बड़वानी का पठार, खंडवा का पठार, बुरहानपुर का पठार, बालाघाट का पठार, ये काफ़ी सारी जो पर्वत श्रृंखला है ना, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, पठार देखने को मिलेंगे। तो आप इन पठारों के बारे में थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आपको क्या रखना है, थोड़ा सा याद रखना है कि राजपीपला पहाड़ी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कौन सा परेशान करता है, हमारा आयोग खुद इसमें क्या है, कंफ्यूज है। कैसे कंफ्यूज है, क्वेश्चन आता है कि पचमढ़ी कहाँ पर अवस्थित है। तो देखो बेटा अगर कुछ भी दे रखा है और उसमें महादेव पर्वत दे रखा है ऑप्शन में, तो आपको बिना सोचे महादेव पर्वत ही लगाना है। अब महादेव पर्वत नहीं दिया, राजपीपला, सतपुड़ा और मेकल श्रेणी दे दिया है, तब आपको सतपुड़ा लगाना है। और जब मान लीजिए कि सतपुड़ा और महादेव पर्वत नहीं दिया है, राजपीपला और मेकल श्रेणी दिया है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, राजपीपला श्रेणी लगाएंगे। क्योंकि एमपीपीएससी 2016 और 2017 में और 2019 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, और ये पूछे जाने की संभावनाएं पूरी रहेगी। तो आप यहाँ से 3 तरीके से क्वेश्चन निकालना सीखिए। देखिए पहला तो पचमढ़ी सिचुएटेड है किस पर, पचमढ़ी महादेव पर्वत पर है। महादेव पर्वत है किसका पार्ट, जो सतपुड़ा है ना, इसका उत्तरी विस्तार है, नॉर्थ जो इसका एक्सटेंशन है ना सतपुड़ा श्रेणी का, ये महादेव पर्वत है, इसी पर पचमढ़ी है। और इसी को आप लोग सतपुड़ा की रानी के नाम से जानते हैं, क्वीन ऑफ सतपुड़ा। आपसे पूछा जा सकता है कि क्वीन ऑफ सतपुड़ा कौन है, हमारी ये पचमढ़ी है। ठीक है, तो पहले महादेव पर्वत लगाना है, फिर सतपुड़ा श्रेणी लगाना है। अगर ये नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, तब आप लोग क्या लगाएंगे, राजपीपला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, राजपीपला वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर लगाना है। चलिए, तो मैं मान सकता हूं कि इतनी सारी जो बातें हैं इसके बारे में आपकी क्या होंगी, यहाँ पर क्लियर होंगी। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। अब देखिए हमारा जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी मिनरल्स में काफ़ी ज़्यादा रिच है, मिनरल्स में काफ़ी ज़्यादा रिच है, अपार यहाँ पर आपको खनिज संपदा पाई जाती है। तो इस खनिज संपदा के बारे में क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इस वाले रीजन में जो आपके पास खनिज संपदा है, इस
खनिज संपदा को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बेसिकली हमारा जो बालाघाट है, ये बालाघाट तो आपके पास फेमस है ही। बालाघाट आपके पास क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, जो कॉपर है, इस कॉपर के बारे में बातचीत करते हैं। और हमारे पास जो मैग्नीज है, इस मैग्नीज की अपन यहाँ पर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। इन दोनों के उत्पादन में तांबा आपके पास जो है ये तांबा, और मैग्नीज के उत्पादन में बालाघाट का पहला स्थान है मध्य प्रदेश में। देखो कॉपर को लेकर थोड़ी सी लड़ाई चलती है, क्या कि मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि कॉपर का उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है। बेसिकली 49% जो कॉपर है भारत का, ये हमारा मध्य प्रदेश उत्पादित करता है, और इसमें पूरा का पूरा कहाँ पर होता है बेटा, बालाघाट में होता है। लेकिन इंडिया का जो डेटा है भारत सरकार के मिनरल सर्वे ऑफ इंडिया के यहाँ पर बातचीत करते हैं, ये बताता है कि 51% जो कॉपर है, ये 51% कॉपर राजस्थान क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और राजस्थान की जब भी अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है। मतलब देखिए अगर एमपी का पेपर आप लोग देने जाते हैं तो आपको एमपी लगाकर आना है कॉपर के उत्पादन में। अगर आप भारत का पेपर देने जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई पेपर देने जाते हैं, तो कॉपर के उत्पादन में आपको क्या लगाना है, राजस्थान लगाकर आना है। और जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी अपन वर्ल्ड की यहाँ पर बात करते हैं तो चिली हमारे पास है, ये चिली सबसे ज़्यादा कॉपर का उत्पादन करता है। और इंडिया में राजस्थान, एमपी में हमारे पास कौन सा, बालाघाट। मैग्नीज आपको यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है, मैग्नीज के उत्पादन में हमारा जो बालाघाट है, ये बालाघाट आपको कहाँ पर रहेगा, सबसे ज़्यादा मैग्नीज का क्या करता है, उत्पादन करता है। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा आपके पास बेल्ट है, नॉट ओनली आपके पास अब बालाघाट, इस बेल्ट में आपको बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं। तो जब अपन मिनरल्स ऑफ एमपी की किताब वो पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, उस क्लास में आपको ये अपडेटेड डेटा मिल जाएगा। मतलब अभी मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि कौन ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि मिनरल्स इन एमपी पढ़ेंगे तब ये डेटा आपका क्या रहेगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। तो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं हम कि जो सतपुड़ा मेकल रेंज वाला पोर्शन है या सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर इनको लेकर आपके मन में कोई भी डाउट चलते हैं कि सर हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए हम जब फिजियोग्राफी पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। जैसे कृषि के बारे में यहाँ से बातचीत करूँ, सर कृषि यहाँ पर डिटेल में पढ़ा दीजिए। तो देखो कृषि जब एक पठार आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए आपसे सतपुड़ा मेकल रेंज पूछा, तो सतपुड़ा मेकल रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्क में पूछा जा सकता है। जब आपसे 15 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। सारी चीज़ों की मतलब क्या है कि इसकी जो लोकेशन है, ये लोकेशन क्या है, ये किस किस के बीच में अवस्थित है, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसका जो एरिया है, ये एरिया कितना है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ आपके पास जो रिवर कौन कौन सी फ्लो होती हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। रिवर के अलावा कितने पार्ट में हमने इसको क्लासिफाइड किया है, ये पार्ट आपको लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर आपके पास जो एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर का क्या सिनारियो है, एग्रीकल्चर सिनारियो का मतलब क्या है, कौन कौन सी फसलें यहाँ पर आपके पास होती हैं। फिर अपन यहाँ पर जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट को लिखेंगे। और क्लाइमेट के बेटा 2 पार्ट होते हैं, एक आप टेम्परेचर के बारे में लिख देंगे, एक आप यहाँ पर जो रेनफॉल है, इस रेनफॉल के बारे में लिख देंगे। फिर आप यहाँ पर जो सॉइल है, इस सॉइल के बारे में लिखेंगे, कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है। आप यहाँ पर जो मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स के बारे में लिखेंगे, कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। आप यहाँ पर इंडस्ट्री लिखेंगे कि इधर कौन कौन सी इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेंगी। और फिर आप जो टूरिज्म है, इस टूरिज्म को लिखेंगे। अब आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट आपके पास आ गए हैं। अगर हर पॉइंट में आप लोग अगर यहाँ पर 2 3 3 लाइनें भी लिखेंगे तो अराउंड आपके पास 35 लाइन के आसपास हो जाती हैं। मतलब 300 आप लोग आसानी से कवर कर पाएंगे। मतलब इनका जो एग्रीकल्चर है, इनका जो मिनरल्स है, अपन एग्रीकल्चर वाली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फसल कहाँ पर होती हैं, कौन पहला उत्पादक है, कौन दूसरा उत्पादक है। मिनरल्स के बारे में देखेंगे, इनकी कैटेगरी देखेंगे, किस में कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ पर कम पाया जाता है। इनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री वाले टॉपिक में क्या करेंगे, डिटेल से कवर करेंगे। ये जो फिजियोग्राफी हमारा पढ़ने का मकसद है वो ये है। देखिए मोस्टली किताबों में एमपी उतना अच्छा हमें देखने को नहीं मिल पाता है, और मिल भी जाता है तो 3-4 अलग अलग किताबों में आपको देखने को मिलेगा, फिर उसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन है। इसीलिए हमने यहाँ पर कोशिश की है कि एमपी की जो फिजियोग्राफी है इसको थोड़ा सा आसान किया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। खुश रहें, आबाद रहें और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें।